हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ स्थित सुखना झील को एक जीवित व्यक्ति के अधिकारों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व सहित जीवित इकाई या विधिक एक व्यक्ति घोषित किया गया। हम आपको बता दें सुखना झील के बारे में। मानव निर्मित सुखना झील का निर्माण 1958 में चंडीगढ़ के वास्तुकार ले कॉर्बूसियर ने किया था। यह शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। इसका निर्माण शिवालिक पहाड़ियों से अपवाहित होने वाले जल को एकत्रित करने हेतु किया गया था। इसके निकट सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो सांबर, पेंगोलिन, जंगली सुअर आदि का पर्यावास स्थल है। अतिरिक्त जानकारी के लिए हम आपको बता दें, साधारण अथवा सामान्य न्याय शास्त्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति या मानव और कृत्रिम व्यक्ति, जिन्हें प्राकृतिक रूप से पृथक न्यायिक व्यक्ति या विधिक इकाई या विधिक व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। कुछ विगत वर्षों में जीवित इकाई के दर्जे की अवधारणा का जन्म हुआ है। न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश है जिसने वांगुई नदी को एक जीवित संस्था के रूप में अर्थात जीवित इकाई का दर्जा देने की घोषणा की है। वर्ष 2017 में उत्तराखंड न्यायालय ने भी इसी प्रकार के कार्य को दोहराया। वहाँ के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि गंगा और यमुना दो जीवित इकाइयाँ हैं। हालांकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर बाद में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दिया और ये कहा कि हम इस प्रकार से अगर प्रत्येक नदी को, प्रत्येक वन को जीवित इकाई का दर्जा दे दें तो लोगों के रहने वाले समाज को, जो नदी और उन वन्य प्राणियों या वनस्पतियों पर निर्भर हैं, जिनका जीवन यापन उसी से चलता है, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए हमें इस प्रकार के निर्णय देने से बचना चाहिए। हालांकि हमें सरकारों को ऐसे आदेश देना चाहिए, सरकारों को हमें ऐसे सजेस्ट करना चाहिए कि जो नदी वन तंत्र यानी कि प्रकृति की सुरक्षा करें, प्रकृति की रक्षा करें, लेकिन उन्हें हम मानव का दर्जा ना दें। यदि हम उनको मानव का दर्जा देंगे तो मानवता के बीच में थोड़ा असंतुलन पैदा होने की संभावना है। इस बात को कहते हुए उसने रोक लगा दी। इसी कड़ी में अगले 2019 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय अर्थात चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने हरियाणा के सभी जानवरों को विधिक व्यक्ति या संस्था का दर्जा जारी कर दिया। उसने हरियाणा के लिए जितने भी हरियाणा के जीवित प्राणी हैं, जो भी जानवर हैं, उनके लिए उन्होंने जीवित प्राणी का दर्जा दे दिया। उनको कहा कि आप जितने भी प्राणी हैं उनको उस प्रकार से आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। उनको वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो मानव को दी जाती हैं, अर्थात वो जीवित प्राणी हैं, उनके साथ में अगर कोई अव्यवहार करेगा तो उनको आर्थिक दंड से लेकर के कारागार और अन्य जो भी दंड के प्रावधान हैं उनको सभी से गुजरना पड़ सकता है। इस प्रकार की बात की। अगली कड़ी में इसी में उच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि सुखना झील के अस्तित्व को लेकर के जो खतरा उत्पन्न हो रहा है, उसका परीक्षण और संरक्षण के लिए उसे एक विधिक इकाई के रूप में घोषित किया जाना आवश्यक था। न्यायालय ने झील को विलुप्त होने से बचाने हेतु चंडीगढ़ के सभी निवासियों को लोको पैरेंटिस यानी विधिक अभिभावक घोषित कर दिया। 3 माह की अवधि के भीतर इसे आर्द्र भूमि घोषित करने हेतु चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिए गए। चूँकि पंजाब और हरियाणा सरकार सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने में विफल रही है, अतः इसके जलग्रहण क्षेत्र का पुनरुद्धार करना उनका कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त वे प्रदूषक द्वारा भुगतान, पॉल्यूटर पेस के सिद्धांत के तहत अनुकरणीय दंड व हानि का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। अर्थात उन लोगों को झील की सुरक्षा न करने के लिए जो है उनको पॉल्यूशन से जो पॉल्यूटर पेज होता है, जो प्रदूषक द्वारा भुगतान किया जाता है, उसको वो भरेंगे, दंड है उनके लिए। और उस हानि का नुकसान भी जो है हुआ है, उससे जो नुकसान हुआ है उसका भी भरपाई करने के लिए उनको आदेश दिया गया है। जीवित इकाई दर्जा देने से या प्रदान करने से जो लाभ प्राप्त होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बता दें। एक विधिक इकाई के रूप में घोषित किए जाने के उपरांत इस झील को अब विधि के अनुसार एक व्यक्ति के समान विधिक अधिकार प्राप्त होंगे, अतः झील को प्रदूषित करना एक व्यक्ति को हानि पहुंचाने के समान माना जाएगा। लोको पैरेंटिस लोको पैरेंटिस यानी विधिक अभिभावक के रूप में जो घोषित कोई भी व्यक्ति ऐसी इकाइयों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मुकदमा दायर करने हेतु सक्षम होगा। तो उसको लगता है कि जो अमुख व्यक्ति या किसी के भी द्वारा इस प्रकार की हानि पहुंचाई जा रही है झील को या प्राणी को, जिसको भी विधिक मानव का दर्जा दिया गया है और जिसके लिए उसको लोको पेरेंट्स घोषित किया गया है, विधिक अभिभावक घोषित किया गया है, तो वो उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करने में सक्षम होगा, मुकदमा दायर कर सकता है।
या प्रकृति की रक्षा के लिए नियुक्त अभिभावकों या लोको पैरेंटिस पर विधिक उत्तरदायित्व आरोपित करता है। अगला इसी में है, इस जल निकाय को दूषित करने या क्षति पहुंचाने के एवज में आरोपित आर्थिक दंड की राशि का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से इनकी पुनर्बहाली में किया जाएगा। पर्यावरणविदों का भी यही तर्क है कि जीवित व्यक्ति का दर्जा जल निकायों को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्माण संबंधी मामलों तीसरे पक्ष के साथ अनुबंध करने में सक्षम बनाएगा, जो निकाय को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे जल विद्युत परियोजनाएं, नहरें, बांध। तीसरे पक्ष के साथ अनुबंध करने में सक्षम बनाएगा, जो निकाय को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे जल विद्युत परियोजनाएं, नहरें, बांध इत्यादि। ये जो है इन निकायों को प्रभावित भी कर सकते हैं, तो उनको लेकर के भी सुरक्षा की बात की गई। इसी कड़ी में न्यायालय के इन आदेशों के अनुपालन से संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, उनको भी हम बता दें आपको। ऐसे अधिकारों के दायरे में निर्दिष्ट किए बिना अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने के निर्णयों का वांछित लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह भी संभव है कि जिन व्यक्तियों पर इस निकाय की रक्षा करने का उत्तरदायित्व है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल हो जाए और ऐसे अनुबंधों में शामिल हो जाए जो आगे नदी या झील के पारिस्थितिकी तंत्र के हितों के लिए हानिकारक सिद्ध हो। ये भी हो सकता है। हालांकि पर्यावरण के मामले में सतत विकास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण और परिरक्षण संबंधी उत्तरदायित्व राज्यों के हित के लिए और राज्यों को प्रदान किए गए हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि राज्यों और व्यक्तियों के लिए पहले से निर्धारित कर्तव्यों के साथ पर्यावरण निकायों को अधिकार प्रदान किए जाने से कोई विशेष लाभ होगा या नहीं होगा। हालांकि इस बात पर भी कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है, कोई क्लियरिटी नहीं है, स्पष्ट नहीं कहा गया है कि इस प्रकार से जो है लोगों को दायित्व नहीं सौंपे गए, नहीं बताया गया है कर्तव्यों के बारे में कि आप जो है पर्यावरण निकायों के अधिकार प्रदान किए जाने का कोई आपको विशेष लाभ होगा या नहीं होगा। हालांकि उनको लाभ जो अधिकार दिए गए हैं, जो लोग जो है पर्यावरण वनस्पतियों पर ही जीवन अपना यापन करते हैं, उनको उस प्रकार से लाभ दिए जाने चाहिए और वो लोग उनकी सुरक्षा भी करते हैं, वन्य जीवों की भी सुरक्षा करते हैं, पर्यावरण की भी सुरक्षा करते हैं। इसीलिए देखिए कई आंदोलन चलते हैं विश्व में, भारत में चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यमुना बचाओ आंदोलन, ऐसे कई एक आंदोलन है, वनस्पति बचाओ आंदोलन। और जो आदिम जातियां हैं, जो जनजाति वर्ग के लोग हैं, वो सदैव जो है वनस्पतियों से जीवन यापन करते हैं। अपना पूर्वोत्तर भारत में देख लीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत का जो है दक्कन वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु टोडो जनजाति है। ऐसी हमारी कई एक जनजातियां हैं जो इन वनस्पतियों को संरक्षित भी करती हैं और उनसे ही अपना जीवन यापन भी करती हैं। तो इससे निष्कर्ष जो है हम बताएं आपको, वैश्विक वर्तमान जलवायु संकट की स्थिति को देखते हुए हमारे लिए विकास की कीमत पर पर्यावरण का संरक्षण करना आवश्यक है। हालांकि अधिकार आधारित ढांचे की सहायता से इसे सुनिश्चित किया जा सकता है, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब इस संबंध में अधिक स्पष्टता को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि जब तक हमें स्पष्ट जानकारी नहीं होगी, हमें स्पष्टता से नहीं बताया जाएगा कि हमें पर्यावरण के लिए कैसे, किस प्रकार के अधिनियमों को, किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, तब तक हम पर्यावरण की सुरक्षा की या इस प्रकार से किसी भी कार्य को अंजाम देने में असफल रहेंगे। अब कोर्ट न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर जो आदेश दिए जाते हैं, भारत सरकार ने एनजीटी को निर्मित किया 2010 में। एनजीटी भी समय समय पर आदेश जारी करती है किसी कंपनी के विरुद्ध, किसी समाज के विरुद्ध, किसी लोगों के विरुद्ध। तो ये सारे जो निकाय हैं जो सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन स्पष्टता का अभाव होने की वजह से हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जिस लक्ष्य की हमें ज़रूरत है। तो हम आपको बता दें, हमें पर्यावरण के साथ में मित्रवत व्यवहार की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति, नदियाँ, यानी कि जो भी प्रकृति में है, मानव से लेकर के नदियाँ, पेड़ पौधे, झीलें, तालाब, समुद्र, हमें सभी की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करते हैं। उन्हीं के संसाधनों से हमारा जीवन यापन चलता है, हमारा विकास उसी पे टिका हुआ है। तो हमें उसे इस प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, यानी कि हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। उन वनस्पतियों का, उन नदियों का, उन झीलों का हमें संरक्षण करना चाहिए, उन प्राणियों का हमें संरक्षण करना चाहिए और हमें संतुलन को बनाए रखना चाहिए। अगर हमारे द्वारा संतुलन को असंतुलित किया जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल जाएंगी और कई ऐसी कोरोना जैसी महामारियां भी आएंगी। तो चक्रवात आएंगे, इतने बड़े बड़े भयंकर चक्रवात आते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में उड़ीसा के तटीय क्षेत्र पर टकराया चक्रवात अल्फान, जिसने तबाही मचा दी, 2-3-4 लोगों की मौत भी हुई, जिसकी स्पीड देखते सुनने से पता चलता था कि कितना तगड़ा विनाश लाने वाला है और कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
भारत को, और ऐसी आपदाओं से कई करोड़ रुपए का नुकसान होता भी रहता है। तो ये जो है हमें इसके साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना।